नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैंने यूपी जुडिशियल सर्विसेज 2018 में जो जुडिशियल एग्ज़ाम हुआ था उस पर फर्स्ट रैंक हासिल किया। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी श्रेष्ठ विहार से करी थी एंड माई 10th एंड 12th बोथ। देन आफ्टर दैट आई जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम देयर, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। अपनी केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने लॉ के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और 2016 में अपनी LLB कंप्लीट करी। अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद मैंने हैदराबाद में 1 साल जॉब किया ताकि मैं अपनी फर्दर एजुकेशन को फंड कर पाऊँ। उसके बाद आफ्टर कमिंग बैक टू दिल्ली आई जॉइंड एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट फॉर माई प्रिपरेशन। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी विद द फुल रेज इन 2018 जनवरी। अपनी प्रिपरेशन के लिए मैंने GS लॉ दोनों को इक्वल वेटेज दिया बिकॉज यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम में दोनों का मोर और लेस सेम योगदान होता है। GS का पेपर 200 मार्क्स का आता है यूपी मेंस में और यूपी प्रीलिम्स में 150 मार्क्स का GS आता है। आपका यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका होता है प्रिलिमिनरी, देन योर मेंस एंड देन योर इंटरव्यू। आपका प्रिलिमिनरी जस्ट क्वालिफाइंग होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स एंड में टोटल किए जाते हैं फॉर योर सिलेक्शन एंड योर रैंकिंग। प्री में आपका एक होता है GS का पोर्शन, एक होता है लॉ का पोर्शन। पहले बात करते हैं GS के पोर्शन की। GS के पोर्शन में आपकी स्टैटिक GK भी आती है और करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो GS के पोर्शन में स्टैटिक GK के लिए जो बेसिकली मैंने अडॉप्ट किया था वॉज योर घटना चक्र वॉज माई मेन टारगेट। देन एक्चुअली जो स्टैटिक GK का पार्ट होता है वो आपकी करंट GK में से ही आता है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे कोई करंट इशू था कि आपका आइलैंड का नाम किसी वेल नोन एमिनेंट पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ा है, तो जैसे हमारे में प्री में क्वेश्चन आ गया था कि हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। इट वाज अ पार्ट ऑफ करंट GK ओनली बट इट केम एज स्टैटिक। उसमें से एक स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ गया। तो आपको अपनी करंट पे पकड़ बना के रखनी है बिकॉज सम हाउ उसी से मोर और लेस वहीं से स्टैटिक GK का पार्ट बनेगा। आपके स्टैटिक GK के लिए आपकी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, जनरल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है एंड देन आपका पॉलिटी पार्ट भी आता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो इन सभी के लिए मैंने घटना चक्र यूज़ करी थी। हिस्ट्री में मुझे इतना यूज़फुल नहीं रहा बिकॉज घटना चक्र को एक बार रीड करना पर्पस सर्व नहीं करेगा, आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन देनी होगी। सो गिविंग रिवीजन एट द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 3 महीने में सारी घटना चक्र 3 बार रिवीजन वॉज नॉट पॉसिबल। सो आई लेफ्ट माई हिस्ट्री फॉर देन एंड देयर ओनली। बट मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी का पार्ट एंड देन योर जनरल साइंस आई डिड फ्रॉम घटना चक्र। उसके अलावा करंट GK के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सो नथिंग बेटर देन दैट। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप PD प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन्स ले सकते हैं एंड उसमें उसको आप रेफ़र कर सकते हैं वेरियस हेडिंग्स के अंडर। क्विक रिवीजन आई रेफर GK टुडे क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ हेडिंग्स गिवन होती है, पर्सनस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, रीसेंट अमेंडमेंट्स, रीसेंट बिल्स। तो उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए फॉर एंड डे, जब मेरा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने उस बार को रेफ़र किया था। PD को आपको रेगुलर रीड करना है। PD का कोई पोर्शन अपार्ट फ्रॉम दैट CSAT विच कम्स फॉर UPSC, उसके अलावा आपको PD का हर पोर्शन रीड करना है बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस एग्जाम ऑल्सो विच आई एक्सपीरियंस्ड थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। क्योंकि कुछ पोर्शन जो मुझे लग रहा था नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इट केम एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन माई मेंस एग्जामिनेशन। तो PD को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसका एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट मच, मंथली एडिशन आता है आपका, उसको आप रीड कर सकते हैं। और डोंट रिलाई ऑन वन टाइम रीडिंग, उसको आप बार बार रीड करिए, वो आपकी मेमोरी में रिटेन नहीं रह पाता। तो आप उसको रिवीजन को कंटिन्यूस रखिएगा। घटना चक्र, जनरल साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों के लिए मैंने घटना चक्र रेफ़र करी थी एंड इट वाज वेरी यूज़फुल। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन आपके घटना चक्र में गिवन है, उसमें एक्सप्लेनेटरी पोर्शंस भी होता है। तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ 1 पॉइंटर है, आपको बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, आपको साथ में बैकग्राउंड भी मिलता है। तो घटना चक्र इज इन माई ओपिनियन इज़ अ गुड ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर योर स्टैटिक GK। देन कमिंग टू प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण में आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर होता है और कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन भी करंट में से ही पूछा जाता है। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई विजिट नॉर्वे में हुई तो अगर आपके लिए जैसे कि आपका चेस चैम्पियनशिप नॉर्वे के एक प्लेयर है उनको मिला था, तो वो स्टैटिक पोर्शन बन के आपके एग्जाम में नॉर्वे पर क्वेश्चन आ जाएगा। नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है, नॉर्वे कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई करता है। दो इंटरनेशनल GK हमारे ज्योग्राफी हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट आई जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर आप करंट पे होल्ड बनाए रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो स्टैटिक में भी हेल्प करेगा। कमिंग ऑन टू द लॉ के लिए आप में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके मेंस में भी आते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके मेंस में नहीं आते। फॉर एग्जांपल योर ज्यूरिस्प्रूडेंस,
तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को प्री के पर्पस से पढ़ना है। आपकी प्रिपरेशन एग्जाम कंसेंट्रिक होनी चाहिए, आपको हर चीज़ नहीं जाननी है, आपको उतनी चीज़ पता होनी चाहिए जितनी एग्जाम में आनी है। और इसका ट्रैक रखने के लिए आपको PYQs रेफ़र करने चाहिए। PYQs के लिए मैंने कोचिंग के MCQs, OP त्रिपाठी एंड सिंघल के PYQs रेफ़र किए थे। OP त्रिपाठी वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प when it came to your jurisprudence and your international questions on UN Charter and various organizations. And then for law preparation I referred बेयर एक्ट की constant reading आपका आधा प्री क्लियर कर देती है। जैसे कि आपको बेयर एक्ट के अलावा आपको करंट अफेयर्स में आपके जो जजमेंट्स हैं और रीसेंट केसेस हैं उनका पता होना चाहिए। प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स का आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो आप पॉइंटर्स में याद करिए। आप जैसे कि मैंने एक चार्ट बना लिया था, उस चार्ट को वेरियस स्कूल्स को डिवाइड कर लिया था, उसके ज्यूरिस्ट के नाम नीचे लिख लिए थे, उनकी कई भी स्टेटमेंट्स, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज़ हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। डोंट क्रैम योर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आप रटेंगे तो एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आएगा। और ट्रस्ट मी, एक बार की रीडिंग से कुछ मत समझिएगा कि आपका सिलेबस खत्म हो गया है। यू शुड बी गिविंग अ कांस्टेंट रिवीजन टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बी इट बेयर एक्ट, बी इट योर रीसेंट जजमेंट्स और बी इट योर एनी पास्ट लैंडमार्क जजमेंट्स। बेयर एक्ट की रीडिंग आपकी हुई, क्लास नोट्स को कांस्टेंट रिवाइज करती रहिए, बिकॉज आपको लगता है कि ये मेंस का पार्ट है, इसको नोट्स में कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन कभी कभी MCQs में भी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ आपको कंसेप्ट पुट करना पड़ता है। तो अपने नोट्स की भी कांस्टेंट रीडिंग रखिए, बेयर एक्ट की कांस्टेंट रीडिंग रखिए। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो रीसेंट जजमेंट्स एंड लैंडमार्क केसेस, ओल्ड लैंडमार्क केसेस को बिल्कुल याद रखिए। उनका कितने जज बेंच, हाउ मेनी जजेस वर देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच, और अदरवाइज आपको नंबर ऑफ जजेस याद रखने हैं, आपको रेशोज़ याद रखने हैं कि 2:1 की जजमेंट से आया, 2:3 की जजमेंट से आया, 4:1 की जजमेंट से आया या यूनानिमसली आया, आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके अलावा अब प्री की बात करें तो आपका स्टैटिक जीके और करंट जीके होता है। करंट जीके के लिए आप PD को प्रेफर करेंगे और स्टैटिक जी के लिए घटना चक्र। आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए बट अपनी रिवीजन को अनलिमिटेड रखिए, बिकॉज रिवीजन इज़ व्हाट विच विल गिव यू बेनिफिट इन द एग्जामिनेशन। सोर्स अगर आप 10 जगह से रेफर करेंगे, आप 10 जगह से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन के बिना कोई भी सोर्स आपका इनकम्प्लीट है जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा। देन कमिंग ऑन टू मेन्स एग्जामिनेशन, मेन्स आपका सब्जेक्टिव होता है एज वी ऑल नो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए हाउ मच टू राइट इन अ क्वेश्चन। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, एक 10 मार्क का क्वेश्चन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपके 5 मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है आपका GS का पेपर, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज का पेपर, तीसरा आपका आई थिंक आपका सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होता है, फोर्थ आपका प्रोसीजरल लॉ होता है, एंड लास्ट आपका लोकल लॉज होते हैं जिसके साथ आपका IPC भी आता है। तो लोकल लॉज की वेटेज बहुत होती है, 160 मार्क्स के अराउंड लोकल लॉज की वेटेज होती है। GS के पेपर के लिए आपको PD, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, अगेन दे आर मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज आपको मेंस के एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट और क्रिटिसाइज और राइट और एग्जामिन योर व्यूज़ अबाउट एनी गवर्नमेंट पॉलिसी का नाम दे देंगे। जैसे कि इस बार कुछ एक ग्रिड एंड एक एग्रीकल्चर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आया था जिसको मैंने ऑब्वियसली पहले से PD में पढ़ा था, तो मुझे वहाँ एज मिला एंड आई कुड राइट दैट आंसर। जैसे कि आपके क्वेश्चन आए थे इंद्रधनुष स्कीम क्या है, आपका क्वेश्चन आया था कि ये आई थिंक सम बुक वॉज देयर, ये ऑथर, ये बुक किसने राइट करी, किसने लिखी थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको PD से मोर और लेस हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पेपर 2 विच वॉज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेशन होता है, ऐसे होता है, एक प्रेसी राइटिंग होता है। प्रेसी राइटिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें, 1-2-3 प्रेसी प्रैक्टिस कर लीजिए इफ़ यू आर गुड इन दैट। अदरवाइज अगर आप हफ्ते में, अगर आपके पास 1 साल का समय है तो वीकली या फोर्टनाइटली आप एक प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन योर मेन्स एग्जामिनेशन ऑल्सो। प्रेसी राइटिंग में आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको रेपिटेशन ऑफ चीज़ें नहीं करना है, आपको अपना प्रेस राइटिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। मैंने जैसे कि रखा, आई डोंट नो हाउ मच मार्क्स आई गॉट, मार्क्स आर येट टू बी रिलीज्ड। एंड देन इन ट्रांसलेशन आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ट्रांसलेशंस करने होते हैं। मैंने 5 ट्रांसलेशन आई थिंक प्रैक्टिस किए थे अपने मेन से पहले, एंड दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर माय ट्रांसलेशन। ऐसे के लिए व्हाट माय सर टोल्ड मी वाज कि आप कहानी मत लिखिए, आप कुछ करंट अफेयर से कुछ इशू ऐड ऑन कर दीजिए अपने ऐसे में, तो आपको एज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एज आई रोट ऑन अ वेरी कॉमन टॉपिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो मैंने उसमें नादिया मुराद को जो नोबेल प्राइज़ मिला वो भी मेंशन कर दिया, गीता गोपीनाथ जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी IMF की, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। सो मोर और लेस मैंने वुमेन एम्पावरमेंट, वायलेंस को कुछ क्लब कर दिया, एंड आई मेड एन essay on women violence against women. So your answer, your essay should be attractive for the examiner that you can fetch marks from him. Then coming on to paper 3 which was your substantial law.
सब्सटेंशियल लॉ में व्हाट आई रेफर्ड वाज माय क्लास नोट्स एंड माय स्टडी मटेरियल। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बिकॉज अगर आप सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे तो आप रिवीजन ज़्यादा बार कर पाएंगे। और सेम थिंग आई फॉलोड वाज, मैंने अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखा और उनकी बहुत कांस्टेंट रिवीजन करी, 2 बार 3 बार लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई बिकॉज आई हैड ओनली 25 डेज, बट आई केप्ट ऑन माई रिवीजन। मैंने उनको रीडिंग करती रही, मेट्रो में ट्रैवल करने के दौरान मैं रीडिंग करती रही, मेट्रो में बैठे हुए रीडिंग करती रही। अगर मैं घर में जाती थी आई यूज्ड टू टेक माई 8 hours स्लीप्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट I had my constant reading of my notes. Then coming on to paper number 4, which was your procedural law. Procedural law में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आता है, आपको प्लेंट रिटन स्टेटमेंट या फिर एक जजमेंट राइटिंग, दोनों के बीच ऑप्शन होता है। आई वुड प्रेफर कि मैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों लिखूं, बिकॉज जजमेंट राइटिंग में आपके 4 हेडिंग्स के अंदर जजमेंट राइटिंग खत्म हो जाती है। प्लेंट में आपको 7 प्लेंट्स, आपको ऑर्डर 7 की काफ़ी सारी हेडिंग्स लिखनी होती है, वही प्लेंट में लिखना होता है, वही रिटन स्टेटमेंट में लिखना होता है। सो इन दैट केस मुझे लग रहा है ये चीज़ ज़्यादा मार्क्स फेच करेगी। अगर जजमेंट राइटिंग में आप बेटर हैं तो आप जजमेंट राइटिंग लिखिए, बट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। जजमेंट राइटिंग के लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फैक्ट्स, इश्यूज, देन रीजन एंड देन योर जजमेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच वॉज अ CPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट। अब इनमें से दो क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू आई थिंक डू 5 क्वेश्चन इन टोटल। मैंने अपने CRPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, तीनों के लिए बेयर एक्ट रेफर किया था। इंडियन एविडेंस के लिए स्पेशली मैंने क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। देन कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 5 विच इंक्लूड्स योर लोकल लॉज एंड योर IPC। लोकल लॉज के लिए प्रिपरेशन मैंने तौफीक रज़ा करके एक बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको आप डे 1 से, जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से हल्का हल्का रीडिंग करना स्टार्ट रखिए, बिकॉज अगर आप लोकल लॉज को एंड के लिए छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा, बिकॉज उसमें से भी आपका 160 मार्क्स का पेपर बनता है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर जो आपकी रैंकिंग और आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो अगर आप इसको एंड मोमेंट के लिए रखेंगे तो क्वालिटी ऑफ आंसर ज़रूर इफेक्ट करेगी। तो लोकल लॉज के लिए आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी चाहिए, आपको ज़्यादा मार्क्स फेच होंगे। दी डे पे जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा आप अनसर्टेन नहीं होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको श्योर होगा बिकॉज आपने पेपर इतना अच्छा लिखा होगा। कमिंग ऑन टू IPC में आपको केस लॉज पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स जो पहली गई एंड रीसेंट केस लॉज जो आपके नए ट्रेंड में डायनेमिक जजमेंट्स आपकी आ रही हैं। IPC में फिर आपको रेफर करना चाहिए अपना बेयर एक्ट में आपको एसेंशियल्स, जैसे मैंने अपनी आंसर राइटिंग जब कोई क्वेश्चन मुझे आया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ पे, तो स्टार्टिंग में आई रोट 1 or 2 पैराज ऑन इंट्रोड्यूसिंग what do you mean by mistake of fact and mistake of law and how it is related to IPC। देन IPC में कौन सेक्शन जो आपके मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेट करते हैं, उनके एसेंशियल्स को मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया। पॉइंट्स लिखने के बाद एक पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया एंड देन एक्सप्लेन दैट पॉइंट, देन आई रोट अनदर पॉइंट एंड देन अगेन आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट एंड एट द एंड आई मेड अ कंक्लूडिंग फैक्ट, एक कंक्लूडिंग स्टैंजा बनाया मैंने, जिसमें मैंने एक केस लॉ भी मेंशन कर दिया अगर मुझे आ रहा था। अगर आपको केस लॉ पूरा याद नहीं है तो आपका कोई आप उसका अक्यूज या विक्टिम का साइड लिख के इन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन अ केस ऑफ फॉर एग्जांपल इन मनेका गांधी केस, सिंपल, आपको नहीं पता यूनियन ऑफ इंडिया है, स्टेट ऑफ केरला है, जो भी है, आप मनेका गांधी केस लिख दीजिए, कोई भी लैंडमार्क केस है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट आई डिड इन माई आंसर राइटिंग वाज कि मुझे किसी भी पॉइंट पे श्योरिटी थी कि मेरा आंसर अच्छा लिखा है तो मैं उसको अंडरलाइन कर देती थी देयर एंड देयर विद माई पेन और माई पेंसिल, जो भी मेरे हाथ में होता था। मैंने अपने आंसर के लिए ब्लू पेन ही यूज़ किया था आंसर राइटिंग के लिए, एंड दैट इज़ हाउ आई रोट माई मेंस आंसर्स। सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट कि मेरी प्री और मेंस की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी। आई अगेन रिआइट्रेट द फैक्ट कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बट अपनी रिवीजन को बहुत बार रखिए। जितनी अच्छी रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आप प्री में मेंस में परफॉर्म करेंगे। देन कमिंग ऑन टू इंटरव्यू, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिआइट्रेट दैट आपका मेंस ही मेन एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि मेंस आपका 1000 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। मेंस में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होता है। हाँ, रैंकिंग आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे ज़रूर डिपेंड करेगी कि आपको इंटरव्यू आप कैसा परफॉर्म किया आपने इंटरव्यू में, या आपको कितना मार्क्स मिले इंटरव्यू में, वो आपकी रैंकिंग डिसाइड कर सकता है। बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो मेंस पे होना चाहिए, बिकॉज मेंस इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अपनी आंसर राइटिंग पे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शुड बी योर मेन फोकस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो ये मत सोचिए आज मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ या राइटिंग कर रहा हूँ, आप अपने दिमाग में रखिए उन चीज़ों को कि ये मेरी मेंस में भी हेल्प करेगा। देन इंटरव्यू के लिए हमें कोचिंग से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया गया था। दे वर वेरी गुड टीचर्स हु केम अप टू अस एंड उन्होंने हमें बताया कि हमें डरना नहीं है, हमें अपनी
एक्चुअली वो हमारी नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं, पर्सनालिटी भी टेस्ट करेंगे, नॉलेज भी टेस्ट करेंगे इंटरव्यू में, पर आपकी 4 या 10 या 1 महीने में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी नहीं होती। ये आपकी प्री की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही चलती है। बिकॉज अगर आप एक दिन में आपको मैं बता दूं कि आप ये करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, अगर आपको करंट अफेयर्स का लेफ्ट राइट नहीं पता है तो आप इंटरव्यू के टाइम पे बोल ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये मत सोचिए कि प्री, इंटरव्यू और मेंस तीनों की प्रिपरेशन आपकी अलग अलग जाएगी। आप डे 1 से ध्यान में रखिए कि आपको इंटरव्यू देना है। दैट पॉजिटिव फीलिंग शुड बी इनसाइड यू दैट आप इंटरव्यू देंगे। पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप एंड में करेंगे मेंस के बाद इज़ नॉट नेसेसरी। आप इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूस रखिए। पीडी प्रतियोगिता दर्पण इज़ ऑल्सो ऑफ गुड हेल्प कि आप, क्योंकि आप करंट इशूज़ से बन के रहते हैं। करंट इशूज़ हुआ, स्टैटिक जी क्या, दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन इंटरव्यू ऑल्सो। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा पूछने के लिए इंटरव्यू में। सेम सिलेबस विच कंप्राइजेज योर प्री एंड मेंस विल कम इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन 1 दिन में कर लेंगे या 4 दिन में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट, आई वुड सजेस्ट यू बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू रिप्लाई। अगर आपको नहीं आता है तो आप इंटरव्यू में सॉरी भी बोल दीजिए। मैंने अपने इंटरव्यू में 3 बार सॉरी बोला था बिकॉज आई कुडंट रिकॉल द आंसर्स, सो आई सेड सॉरी सर, आई कुडंट रिकॉल इट राइट नाउ। ही पोलाइटली जम्प्ड ऑन टू द अदर क्वेश्चन। सो आपको डरना नहीं है अगर आप इंटरव्यू में एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, 2 जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन और योर रैंकिंग। एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।